देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त जो कॉमन मिस्टेक होती है, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं। कई बार कई बच्चे इंडिया से बाहर चले जाते हैं और इंडिया से बाहर उनकी इनकम हो रही होती है, तो आपको ये देखना है आप रेसिडेंट हैं तभी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो सिर्फ इंडियन इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देखना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप ओल्ड रेजीम में हैं या न्यू रेजीम में। इनकम टैक्स में 2 रेजीम हम सभी को मालूम है, और बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसके लिए हम आईटीआर भर रहे हैं, आपकी ओल्ड रेजीम होगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप नया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है आईटीआर रिटर्न का फॉर्म जो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, 7 स्पेसिफाइड आईटीआर के फॉर्म हैं। अब आप सैलरीड हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपको कौन सा आईटीआर का रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आईटीआर 1 क्या कहता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे हो, इनकम सैलरी और पेंशन से आ रही हो, और एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, आईटीआर 1। आईटीआर 2 कब होगा? जब 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, मोर देन एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास। और आईटीआर 2 के केस में इंपॉर्टेंटली कैपिटल गेन आ जाएगा। और इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम है वो भी आपके लिए आईटीआर 2 के अंदर आएगी। और 2 चीजें जो लोग भूल जाते हैं या गलती करते हैं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको आईटीआर 2 और डिस्क्लोजर भी करना है आपको। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड भी करते हैं तो आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 3 क्या है? इंपॉर्टेंटली सारे पॉइंट होंगे, लेकिन इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आ जाती है। तो मैं सारे आईटीआर डिस्कस नहीं कर रहा, बट आपको बता रहा हूं हमसे मिस्टेक कहां हो जाती है। तो यानी 7 आईटीआर के फॉर्म हैं, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आईटीआर का फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चौथी बात, अब आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ गैदर करने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, आप सैलरी क्लास है, फॉर्म नंबर 16 आपको मिलता है। आपको मालूम पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी आपको दी है और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट किया है। 26AS जिसमें टीडीएस और टीसीएस जो आपके पैन नंबर पे कटा है उसकी सारी डिटेल्स आती है। उसके साथ एक नया फॉर्म है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये इसके अंदर और भी कई इंफॉर्मेशन, आपको किस बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड आपको कहां से मिला, आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, यानी जितनी भी रिपोर्टिंग है ना, बैंक से रिपोर्टिंग हो रही है और अदर सोर्सेस से रिपोर्टिंग हो रही है, वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करती है। यानी आपको बैठ के इन तीनों डॉक्यूमेंट को रिकंसाइल करना है। इसके साथ अपना बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है, आपने एलआईसी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको गैदर करने पड़ेंगे। पीएफ में आपका कितना गया, पीपीएफ में कितना गया, एनपीएस में कितना गया, तो सारे डॉक्यूमेंट एक जगह लेके आइए, उसको एक रिकंसाइल कीजिए, बैलेंसिंग कीजिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपके 26AS में करेक्ट डिटेल्स नहीं आ रही है, फॉर्म नंबर 16 में करेक्ट डिटेल्स नहीं आ रही है। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने गलत टीडीएस का रिटर्न भर दिया हो, तो अगर गलत आ रही है तो एम्प्लॉयर से बोलिए आप इसे करेक्ट कीजिए। अगर वो करेक्ट नहीं करता या एआईएस में गलत इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप घबराइए मत, जब आप डॉक्यूमेंट लेके बैठेंगे तो उसे रिकंसाइल कीजिए, जिससे आपको यह मालूम पड़ जाए मेरी करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आप अपना आईटीआर भरिए। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ना, मिस्टेक कई बार क्या होती है मालूम है? पहले तो हम डॉक्यूमेंट अपने पास रखते नहीं, डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। जब डिडक्शन आप क्लेम करेंगे तो कल आपके ऊपर आईटी स्क्रूटनी भी आ सकती है। अगर आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया और कम इनकम टैक्स पे किया है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी आएगी, इंटरेस्ट भी लगेगा और 200% की पेनाल्टी। प्लीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें आपको पहले कैलकुलेट करनी है। और मिनिमम कितने सालों के लिए मेंटेन करना है? 10 साल, 10 इयर्स, यानी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो मिस्टेक हमसे होती है, हम आईटीआर तो भर देते हैं पर वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं।
पहले क्या होता था, हम आईटीआर भरते थे, उसका प्रिंट आउट लेते थे और हम भेजते थे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब सारा डिजिटल हो गया है, यानी विद इन 30 डेज आपको अपना आईटीआर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जब आपने वेरीफाई कर दिया तब उसको माना जाएगा कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर भरा नहीं है। तो यानी ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हमसे मिस्टेक ना हो जाए एक करेक्ट आईटीआर भरने के लिए।